हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम्स में। और आज हम शुरू कर रहे थे एक और बेहतरीन कॉमेडी कॉमिक्स जिसका नाम है मूर्खानंद। ये इसका पहला पेज आप देख सकते हैं दोस्तों। कॉमिक्स इतनी पुरानी है दोस्तों कि इसकी 2 पेजें हैं। चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। आओ प्यारे बच्चों, आज हम तुम्हें मूर्खानंद की कहानी सुनाएं और बताएं कि मूर्खानंद की मंद बुद्धि ने कैसे कैसे गुल खिलाए। एक बार बचपन में जब उसके मामा लोटा राम जी ने उसे एक कटोरा और 5 आने देकर बाजार से घी लाने भेजा तो, लो लाला जी, जल्दी से इसमें 5 आने की घी तोल दो। घी पीकर मामा जी को दंड पेलने हैं। घी पीकर? हाँ लाला जी, लेकिन यह बात आपकी समझ में नहीं आएगी। बस आप फटाफट घी दे दीजिए। अच्छा भाई, अभी देता हूँ। मुझे क्या, इसका मामा घी पीकर दंड पेले अथवा मिट्टी में लौट जाए, मुझे तो घी बेचने से मतलब है। शीघ्र ही। लो भाई, संभाल अपना घी का कटोरा और निकाल 5 आने। यह लो लाला जी, गिन लो, पूरे 5 आने हैं। शीघ्र ही, जल्द ही। अभी मूर्खानंद घी लेकर दुकान से कुछ ही कदम आगे बढ़ा होगा कि अपने मंद मस्तिष्क में एक विचार आते ही चक्कर में पड़ गया। सोचने लगा, एक बात समझ में नहीं आ रही है, घी में कटोरा है या कटोरे में घी। कहीं ऐसा ना हो कि मामा जी गुस्सा हो, अतः पहले जांच कर लेना ही उचित होगा। और अपनी बात की जांच करने के लिए उसने जैसे ही कटोरे को थोड़ा छोड़ा, घी को पकड़ना चाहा, आई घी तो हाथ नहीं आई। और अरे सत्यानाश, सारा घी तो यह जमीन पी गई। अब मामा जी को क्या पिलाकर दंड पेलेंगे। फिर उसने घर पहुंचकर रोते रोते अपने मामा को सारी कहानी कह सुनाई। सुनकर मामा लोटा राम ने अपना सिर पीट लिया। सत्यानाश, अरे तू तो नीरा मूर्खानंद निकला। पूरे 5 आने मिट्टी में मिला दिए। बस उसी दिन से उसका नाम मूर्खानंद पड़ गया। मूर्खानंद की हरकतों से सभी परेशान थे, लेकिन मामा लाख चाहकर भी उसे घर से नहीं निकाल पाता था, क्योंकि वह उसका इकलौता भांजा था। मुझे माफ कर दीजिए मामा जी, मैं फिर कभी ऐसी भूल नहीं करूंगा। ठीक है, अब फटाफट तैयार हो जाओ, खेत पर चलना है। अभी तैयार होता हूँ मामा जी। मामा लोटाराम के पास एक खेत था। उस खेत से जो कुछ उपजता उसी से वे दोनों अपना पेट भरते थे। खेत में साग सब्जी से लेकर गेहूं धान तक उगाते थे वे। समय बीतने के साथ साथ जैसे जैसे मूर्खानंद जवान हुआ, उसकी मंद बुद्धि भी जवान हो उठी। एक दिन, सुन बेटा मूर्खानंद, मैंने तमाम लकड़ी बैलगाड़ी पर लाद दी है, तू इसे शहर जाकर बेचा। बहुत अच्छा मामा जी। और मूर्खानंद बैलगाड़ी पर बैठकर चल दिया। जल्दी लौटना और मार्ग में कोई मूर्खता मत कर बैठना। तुम बिल्कुल भी चिंता ना करो मामा। बरसात के दिन थे, इसीलिए बैलगाड़ी के पहिए कुछ ऐंठे हुए थे, सो गाड़ी के पहिए घूमते हुए चर ची चू चू की आवाज कर रहे थे। अचानक चलते चलते गाड़ी के पहिए पानी से भरे एक गड्ढे में जा धंसे। इस कमबख्त गड्ढे को भी हमारे ही मार्ग में पड़ना था। बड़ी मुश्किल से मूर्खानंद ने गाड़ी को गड्ढे से बाहर निकाला और पुनर्शहर की ओर चल पड़ा, लेकिन चूंकि पानी में भीगने के कारण पहिया मुलायम पड़ गए थे, इसीलिए उनका चर चू करना बंद हो गया था। यह क्या हुआ, मेरी गाड़ी को अभी तक तो अच्छी भली चर चू कर रही थी, फिर अचानक इसने बोलना क्यों बंद कर दिया। फिर वह झटपट गाड़ी से नीचे उतरा और बड़े ध्यान से गाड़ी को देखने लगा। क्यों भाई, क्या हुआ, यह तुमने अचानक बोलना क्यों बंद कर दिया। मुझसे कोई भूल हो गई क्या। परंतु गाड़ी भला क्या जवाब देती। तभी एक विचार के आते ही वह फूट फूट कर रोने लगा। हाय, यह तो मर गई, अब मैं मामा जी को क्या मुंह दिखाऊंगा। हाय मामा जी, अब मैं क्या करूं। काफी देर तक रोने धोने के बाद अब और रोने धोने से क्या फायदा। जो होना था वह तो हो गया। इससे यही बीच रास्ते में मरना था, सो मर गई। अब मुझे समय नष्ट ना करके यही इसका क्रियाक्रम कर देना चाहिए, वरना इसकी आत्मा को कष्ट पहुंचेगा। सोचने विचारने के पश्चात मूर्खानंद ने उदास मन से बैलों को गाड़ी से निकाला। जाओ बैलों, भला हो बिना गाड़ी के तुम्हारा क्या काम, जाकर किसी और गाड़ी में जुतो। फिर बैलों को एक
तरफ खदेड़ने के पश्चात उसने गाड़ी में ही भरी लकड़ियों से गाड़ी के चारों ओर एक बड़ी सी चिता तैयार कर उसमें आग लगा दी। ओह हे ईश्वर, मामा जी की प्यारी प्यारी गाड़ी की आत्मा को शांति देना। जब चिता पूरी तरह जल गई तो मूर्खानंद ने उसके कील कील काटे बिने और उन्हें एक झोले में रखकर अपने गांव मामा के पास पहुंचा। मामा उसे इतनी जल्दी और बिना बैलगाड़ी के आते देखकर किसी आशंका से एकदम चीख उठा, अरे कमबख्त, बैलगाड़ी कहाँ छोड़ आया? अब क्या बताऊं मामा जी, यहाँ से तो वह अच्छी भली चर चूं करती हुई गई थी, लेकिन रास्ते में एक गड्ढे में पड़कर चोट खाकर मर गई। मुझे ही उसका क्रियाकर्म भी करना पड़ा। फिर वह सारी बात बताने के बाद बोला, इस झोले में मैं उसकी हड्डी पसली बटोर लाया हूँ, जो अब जब कभी इलाहाबाद जाना हो तो उन्हें संगम में बहा देना, बेचारी तर जाएगी। सुनकर मामा ने अपना माथा पीट लिया, हे भगवान। लेकिन फिर बैलों का ध्यान आते ही मामा चीख उठा, अरे अकल के पैदल, गाड़ी को तो तू क्रियाक्रम कर दिया, लेकिन दोनों बैलों का तूने क्या किया? ए लो, और क्या करता मामा, दो दो डंडे मारे और भगा दिया। भला बिन गाड़ी के वे हमारे किस काम के थे? बेकार ही खाली बैठे बैठे वे हमारा अनाज डकारते। सुनकर मामा से रहा ना गया और वे अपना पुश्तैनी लट्ठा उठाकर उस पर पील पड़े। बहुत हो चुका मूर्ख, आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हाय मर गया। मूर्खानंद की अच्छी खासी पिटाई करने के बाद जब मामा का क्रोध ठंडा हुआ, जा निकल जा यहाँ से, अब मैं तुझे एक पल के लिए भी अपने पास नहीं रखूंगा, वरना एक दिन तू मेरा ही क्रिया कर्म करके छोड़ेगा। नहीं नहीं मामा, ऐसा ना कहो, भला इस दुनिया में तुम्हारे अलावा कौन है मेरा, कहाँ जाऊं मैं? बुहू। उसके आंसुओं से शीघ्र ही मामा का दिल पिघल गया। ठीक है, एक बार फिर तुझे माफ किया देता हूँ, लेकिन सावधान, यदि भविष्य में तूने कोई मूर्खता की तो तुझे जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा। ऐसी तो कभी नौबत ही नहीं आएगी मामा, ठहरो, मैं तुम्हारे लिए अभी चिल्लम भर कर लाता हूँ। कुछ दिन बाद, जा बेटा मूर्खानंद, खेत से मूली तोड़ ला, ना जाने क्या आज जी भरकर मूली खाने का बड़ा मन कर रहा है। अरे तो इसमें सोचने की क्या बात है मामा जी, मैं अभी मूलियां लेकर आता हूँ। मूर्खानंद अपने खेत में पहुंचा, परंतु जैसे ही उसने एक दो मूली तोड़ी उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। पता नहीं मामा जी ने कितनी मूलियां मंगाई थी। ओह हाँ, ध्यान आया, उन्होंने कहा था कि खेत से जी भरकर मूलियां तोड़ लाना, और उसने अनन फानन में खेत की सारी मूलियां उखाड़ डाली। मूलियां तो सारी जी भरकर उखाड़ डाली, लेकिन मामा इन्हें बिना नमक के खाएंगे कैसे? क्यों ना मैं लाला की दुकान से नमक लेता चलूं, वरना बेकार ही फिर दौड़ लगानी पड़ेगी। फिर उसने पास से गुजरते एक बैलगाड़ी वाले को रोका और भाड़ा तय करके सारी मूलियां उसकी बैलगाड़ी में लाद दी। चलो भाई, जरा पास के ही लाला की दुकान से नमक और ले लूं, फिर घर चलेंगे। ठीक है, बैठो। शीघ्र ही वह बैलगाड़ी पर बैठकर एक लाला की दुकान पर जा पहुंचा। क्यों लाला जी, नमक है? क्यों नहीं भाई, कितनी चाहिए? लाला का प्रश्न सुनकर मूर्खानंद का दिमाग फिर चकरा गया। इतनी सारी मूलियां के लिए कितना नमक लेना चाहिए? इसी से पूछता हूँ कि इसके पास कितना नमक है। और सोचने के बाद, क्यों लाला जी, कितना नमक होगा तुम्हारे पास? मेरे पास तो नमक की 30 बोरियां हैं, तुम्हें कितनी चाहिए उतना ले लो, तुम्हें जितना चाहिए उतना ले लो। अरे भैया लाला, थोड़े बहुत से क्या होगा, तुम ऐसा करो, सारी बोरियां किसी बैलगाड़ी पर लदवा कर मेरे साथ रवाना कर दो। पैसे मामा जी के नाम लिख लेना। क्या कहा, सारी बोरियां? हाँ हाँ, सारी बोरियां। लेकिन तुम्हें आश्चर्य क्यों हो रहा है? जानते नहीं मेरे मामा लोटाराम गांव के कितने बड़े रईस हैं? यह तो तुम्हारे पास 30 ही निकाली, 50 होती तो वो भी खरीद लेते हैं। ही, नाराज क्यों होते हो भाई? भला हो लोटाराम जी का, कौन नहीं जानता। अभी लदवा देता हूँ सारी बोरियां। शीघ्र ही दुकानदार ने नमक की सारी बोरियां 2 बैलगाड़ियों पर लदा दी और मूर्खानंद उन्हें लेकर पास घर की ओर चल पड़ा। चलते चलते मार्ग में गाड़ी वाले, जो कि मूर्खानंद की तरह ही मंद बुद्धि का था, अचानक दिमाग में कोई विचार आते ही बोल उठा, भाई मूर्खानंद, यह तो तुमने बताया ही नहीं कि इतनी मूलियां और नमक आखिर तुम किस काम के लिए ले जा रहे हो?
क्या तुम्हारे मामा पूरे गांव वालों को दावत देने जा रहे हैं? अरे नहीं भैया, यह तो मामा जी ने खुद अकेले खाने के लिए मंगाई है। अकेले खाने के लिए? अरे मूर्खानंद, कहीं तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? क्यों भाई, इसमें दिमाग खराब होने वाली क्या बात है? क्या मैं कोई गलत काम कर रहा हूँ? अरे भाई, इतनी मूलियाँ खाकर तो उन्हें इतनी प्यास लगेगी कि वे पानी पीते पीते ही थक जाएंगे, और जब वे पानी पिएंगे तो उन्हें दस्त भी लगेगी। यह तो मैंने सोचा ही नहीं था। और बैलगाड़ी वालों की बात सुन उल्टी खोपड़ी का मूर्खानंद लगा छटपट छटपट सोचने। इतनी मूलियां खाने के बाद जब उन्हें प्यास लगेगी तो सैकड़ों मटके पानी की जरूरत पड़ेगी, और पानी पीने के बाद जब दस्त लगेंगे तो वैद्य हकीम की भी जरूरत पड़ेगी, और ईश्वर ना करे यदि वे दस्त से मर गए तो? बेटा मूर्खानंद, अच्छा यही होगा कि हर चीज का प्रबंध पहले से ही करता चल, वरना मामा जी के साथ साथ तुझे भी हल्कान परेशानी उठानी पड़ेगी। सोचने के बाद, ए भाई गाड़ी वाले, जल्दी गाड़ी रोको। क्यों, अब क्या हुआ? कहने के साथ ही गाड़ी वाले ने घबराकर गाड़ी रोक दी। मूर्खानंद तुरंत नीचे उतरकर बोले, अच्छा हुआ भाई कि तुमने पहले ही मुझे सचेत कर दिया, वरना बाद में महक ही परेशानी होती। तुम बस कुछ देर यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। कहने के साथ ही मूर्खानंद पलटकर पुनर्बाजार की ओर दौड़ पड़ा। लेकिन भाई, तुम जा कहाँ रहे हो? चिंता मत करो, बस कुछ और चीजों का प्रबंध करके अभी आता हूँ। और लगभग 2 घंटे पश्चात जब वो वापस लौटा तो उसके साथ एक बैलगाड़ी में सैकड़ों मटके लदे थे, दूसरी में एक सजी सजाई अर्थी रखी थी, तीसरे में शायद गांव भर के पूरे वैद्य और हकीम बैठे थे। अरे भाई मूर्खानंद, यह तुम मटके, अर्थी और हकीम वैद्य को क्यों ले आए? अरे यार, अभी तुम यह बात नहीं समझोगे। जब समझोगे तो जरूर मेरी बुद्धि की दाद दोगे। अब चलो अपनी गाड़ी आगे बढ़ाओ। अगले ही पल वह काफिला मामा लोटाराम जी के घर की ओर बढ़ चला जा रहा था। इस बार मामा जी मेरी तेज बुद्धि का जरूर लोहा मान जाएंगे। जब वो काफिला मामा के घर के सामने जाकर रुका, आए ही लगता है यह सब देखकर मामा जी चक्कर में पड़ गए हैं कि मैंने इतनी दूर की बात कैसे सोच ली।